The next topic that we are going to do is national income by income method. नेशनल इनकम निकालने के तीन मेथड है, इनकम, एक्सपेंडिचर और वैल्यू एडेड। हम सबसे पहला मेथड कर रहे हैं नेशनल इनकम बाय इनकम मेथड। ठीक है, बहुत ही सिंपल मेथड है। सबसे पहली चीज जो हमें निकालनी होती है इसमें, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय का मतलब होता है कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एम्प्लॉय काम कर रहा है, हम उसे क्या कंपनसेशन देते हैं, क्या सैलरी देते हैं, क्या रेम्युनरेशन देते हैं, दैट इज कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। ठीक है, क्या तनख्वाह देते हैं। ठीक है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय निकालने के बाद हम अगली चीज निकालते हैं ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस, ऑपरेटिंग वर्ड आता है ऑपरेशन से। ऑपरेशन मतलब आप कोई भी बिजनेस में काम कर, कोई भी टाइप का बिजनेस कर रहे हैं, उसका सरप्लस मतलब प्रॉफिट। कुछ केसेस में प्रॉफिट कमाते हैं लोग, कुछ केसेस में रेंट कमाते हैं, कईयों का काम इंटरेस्ट का होता है। ठीक है, और तीसरी चीज दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉय। ठीक है, ये जो तीसरी चीज है ना, इस पर मैं अभी आता हूँ। ठीक है, मैं एक एक करके सारे पॉइंट्स पे आता हूँ। ठीक है, अभी टेंशन मत लेना, अभी सब समझ आएगा। अभी अपने दिमाग को प्री ऑक्यूपाई मत करना कि यार ये क्या है, ये नहीं समझ आया। अभी धीरे धीरे सब समझ आएगा। ठीक है, बेसिकली जब क्वेश्चन आएगा तो आपको तीन चीजें देखनी है, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, ऑपरेटिंग सरप्लस, मिक्स्ड इनकम। इन तीनों को प्लस करो और जनाब आपका NDPAT-FC आ जाए। ठीक है, और हमारी जो नेशनल इनकम होती है ना, वो होती है NNPAT-FC। अब मुझे NDPFC से NNPAT-FC तक पहुंचना है, कैसे पहुंचेंगे बताओ? सर नीफा प्लस करेंगे। बिल्कुल सही, हम प्लस कर देंगे NFI। ओके, चल अब एक एक करके ऊपर के पॉइंट्स पे आते हैं। कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय जो है, अगर क्वेश्चन में डायरेक्टली दिया है तो भैया इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। पर अगर डायरेक्टली नहीं दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं, हम निकाल लेंगे उसे। ठीक है, कैसे निकालेंगे देखो। हमारा जो कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय होता है ना, उसके तीन पार्ट होते हैं। उसका पहला पार्ट होता है सैलरी और वेजेस इन कैश। दूसरा पार्ट होता है सैलरी और वेजेस इन काइंड। और तीसरा पार्ट होता है एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम। सर आप लिखते गए, हम देखते गए, पर सर मतलब नहीं समझ आया इन चीजों। कोई नहीं, तो मतलब मैं ही तो समझाऊंगा, और कौन समझाएगा। ठीक है, जरा देखते हैं। सैलरी वेजेस इन कैश, सैलरी और वेजेस इन कैश का देखो, अगर हम कहीं जॉब करते हैं तो हमारे को सैलरी कैसे मिलती है? हमें जो पे मिलती है वो कैश में मिलती है। हमें अगर कोई बोनस मिलता है, हमें अगर कोई इंसेंटिव मिलता है, ठीक है, या फिर हमें नौकरी करते करते कोई अलाउंसेस मिलते हैं, ये सब कैश में मिलते हैं। अलाउंसेस होते हैं ना कि कुछ पर्टिकुलर खर्चों को मीट करने के लिए पैसे मिल जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद आ जाता है सैलरी और वेजेस इन काइंड। काइंड में क्या होता है, जरूरी थोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ कैश में सैलरी मिलेगी, कई जगहों पे और चीजें भी मिल जाती हैं। RFA, किसी को पता RFA क्या होता है? रेंट फ्री अकोमोडेशन।
तुम लोगों के घर में सर्वेंट होंगे, उन्हें तुम लोगों ने जगह दे रखी होगी ना ऊपर छत पे क्वार्टर बना के कि वहां रह लेना, या जो लोग कॉलेज में लेक्चरर्स होते हैं उन्हें वो जगह मिलती है, आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर होते हैं, उन्हें घर मिलते हैं, उनसे रेंट तो लिया नहीं जाता, तो उसे कहते हैं रेंट फ्री एकोमोडेशन। ठीक है, मोबाइल मिल जाता है ऑफिस से कई लोगों को, लैपटॉप मिल जाता है, ठीक है, और बतेरी चीजें मिल जाती हैं, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, जैसे आर्मी में लोग काम करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज मिल जाती हैं, स्कूल होते हैं कई एम्प्लॉयर्स के, वहां पे पढ़ाई हो जाती है। ठीक है, तो ये हो गई सैलरी वेजेस इन काइंड। फिर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी स्कीम, सर ये क्या है, चलो ये भी समझाते हैं आप। जैसे देखो, ध्यान से सुनो, एक कंपनी, ओके, अब एक कंपनी के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, ठीक है, अब एक कंपनी के अंदर काफी सारे एम्प्लॉयज जब काम करते हैं, तो अब एम्प्लॉयज को सैलरी देते हैं, ठीक है। हम्म। अब देखो एक कंपनी में अगर कोई एम्प्लॉय काम कर रहा है, अब देखो जो लोग सैलरीड क्लास होते हैं ना, उनकी लाइफ बिजनेस क्लास वालों से अलग होती है। बिजनेस क्लास में क्या होता है कि यार बिजनेस तो चलता ही रहता है, टचवुड, बहुत मुश्किल होता है बिजनेस करना, बिजनेस की अपनी दिक्कतें हैं, बट फिर भी बिजनेस में ऐसा होता है कि जब तक बंदा काम कर सकता है वो काम करता है। पर जॉब में रिस्ट्रिक्शन होती है, जॉब में रिस्ट्रिक्शन क्या होती है कि जहां पे आपकी एज 59 ईयर्स हुई, आपको रिटायरमेंट मिल गई, ठीक है। 59 ईयर में बंदा तो रिटायर हो जाता है, पर यार पेट रिटायर नहीं होता ना, खर्चे रिटायर नहीं होते, खर्चे तो उसके बाद भी होते। तो उसके बाद वो जो सैलरीड बंदा है जिसका कोई और सोर्स नहीं है, वो कहाँ से पैसे लाएगा, वो अपना पेट कैसे पालेगा, ठीक है। तो गवर्नमेंट को इस बारे में सोचना होता है कि उस टाइम पे लोगों का कैसे गुजर बसर होगा। तो गवर्नमेंट ने ना एक स्कीम निकाली, और वो स्कीम क्या है, उसे कहते हैं जैसे प्रोविडेंट फंड। अब मैं आपको बताता हूँ इस प्रोविडेंट फंड में क्या होता है, ध्यान से सुनना, सीखोगे बेटा कुछ है। प्रोविडेंट फंड के अंदर क्या होता है कि अगर एक एम्प्लॉय को सैलरी मिल रही है 15,000, तो गवर्नमेंट उसे कहती है कि आप अपनी सैलरी में से 2,000 रुपीज जमा कराओ प्रोविडेंट फंड, और जितने पैसे आप जमा कराओगे ना, उतने ही पैसे आपका एम्प्लॉयर भी देगा, समझ रहे, उतने ही पैसे आपका एम्प्लॉयर भी देगा, ओके। तो इस तरीके से आपके हर महीने 4,000 रुपए इकट्ठे होते जाएंगे। और अगर आप एम्प्लॉयर के हिसाब से देखो, तो एम्प्लॉयर ने 15,000 रुपए पहले सैलरी दी, और 2,000 रुपए प्रोविडेंट फंड में डाले अलग, तो एक तरीके से उसने 17,000 रुपए दिए, ठीक है। तो ऐसे 4,000 रुपए हर महीने इकट्ठे होते रहेंगे। अब मान लो अगर वो 20 ईयर्स जॉब करता है, तो 4,000 रुपए महीने, यानी कि साल के 4,80,000, सॉरी 48,000, और 20 साल के 9,60,000। और गवर्नमेंट कहती है इन पैसों पे इंटरेस्ट गवर्नमेंट देगी, और वो भी अच्छा इंटरेस्ट, ताकि जब बंदा रिटायर होए 20-22 साल बाद, तो उसको ये 11-12 लाख रुपए मिल जाए, जिनसे वो अपना खर्चा चला ले आगे के लिए, ठीक है, ब्याज पे चढ़ा दे या कुछ भी कर दे कि जिससे उसका खर्चा निकल जाए। तो दिस इज प्रोविडेंट फंड, ओके। तो 15,000 पहले दिए एम्प्लॉयर ने, और ये 2,000 रुपए उनके प्रोविडेंट फंड में डाल दिए, तो इन 2,000 को कहते हैं एम्प्लॉयर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल सिक्योरिटी। मतलब अगर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन कर रहा है प्रोविडेंट फंड में, ठीक है, प्रोविडेंट फंड के नाम से आ जाता है, पेंशन फंड के नाम से आ जाता है, या ईएसआईसी फंड के नाम से आ जाता है, अगर एम्प्लॉयर किसी में भी पैसे डाल रहा है, तो ये चीजें गिनी जाए, ओके। इन्हें कहेंगे एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स सोशल सिक्योरिटी। अब अगली चीज आती है ऑपरेटिंग सरप्लस, जो मतलब ऑपरेशंस कर रहे हैं, अब मतलब बिजनेस वालों की भी इनकम को गिना जाए। तो जब हम ऑपरेटिंग सरप्लस की बात करते हैं, तो ऑपरेटिंग सरप्लस में आता है रेंट, इंटरेस्ट, रॉयल्टी। सर देखो रेंट और इंटरेस्ट तो समझ आया, रॉयल्टी क्या, देखो रॉयल्टी क्या होती है कि अगर कभी कोई ऑथर किताब लिखता है, तो उसकी किताब पब्लिश होती है, तो पब्लिशर उसे पैसे देता है, वो रॉयल्टी है। मैं अगर कोई सिंगर हूँ, मैंने गाना गाया और गाना गा के पैसे मिलते हैं, तो वो रॉयल्टी है। पेंटर है, कोई पेंट करता है, उसके पैसे मिलते हैं, रॉयल्टी है। जो हुनर के पैसे मिलते हैं,
ठीक है। और प्रॉफिट, और चौथी चीज आती है प्रॉफिट, जो बिजनेसमैन को मिलते हैं, एंटरप्रेन्योर को मिलते हैं। ठीक है। अब क्वेश्चन में प्रॉफिट डायरेक्टली दिया हो तो उससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता, पर नहीं दिया हो तो प्रॉफिट के 3 पार्ट होते हैं। एक बात बताओ, जब हम प्रॉफिट कमाते हैं हमें सबसे पहले किसको देना पड़ता है? बोलो बेटा। सर शेयर होल्डर्स। नहीं जी बेटा, पहले मोदी जी। लाइबिलिटीज बेटा लाइबिलिटीज जो कह रहे हो, जो पेमेंट करनी है, सैलरी वैलरी, वो तो पे करने के बाद ही प्रॉफिट बनता है ना। तो सबसे पहले हम देते हैं मोदी जी कॉर्पोरेट टैक्स। कॉर्पोरेट टैक्स को पेपर में कॉर्पोरेशन टैक्स भी दिया हो सकता है, या फिर पेपर में प्रॉफिट टैक्स भी लिखा हो सकता है। ओके, अच्छा जी। अब टैक्स को दे दिया, अब क्या करें? बचे हुए पैसे को खर्च दें सारा, या कुछ पैसा बिजनेस में दोबारा लगाएं? बिजनेस का मतलब ये तो नहीं होता ना कि सारा पैसा बेच के जो सामान आया घर ले आओ। तो उन्हें कहते हैं, जो हम बिजनेस के लिए पैसा रख देते हैं, दैट इज रिटेन्ड अर्निंग्स। इन्हें हम रिजर्व्स एंड सरप्लस भी कह सकते हैं, इन्हें हम अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट भी कह सकते हैं, जो हमने डिस्ट्रीब्यूट नहीं करा, बिजनेस में रख लिया। और लास्ट, सेविंग ऑफ प्राइवेट कॉर्पोरेट सेक्टर। ठीक है। और लास्ट में जो पैसा बचता है वो हम दे देते हैं शेयर होल्डर को, कि लो भैया ये पैसा तुम घर ले जाओ। ठीक है। ओके, तो सबसे पहले जब प्रॉफिट आया तो हमने टैक्स दिया, रिटेन अर्निंग दी और डिविडेंड। ओके, अच्छा अब ध्यान से सुनो, बिल्कुल ध्यान से, की पॉइंट है जो घुमाया जाता है जैसे क्वेश्चन जिसमें। अब प्रॉफिट के जो कंपोनेंट्स है वो क्या है? कॉर्पोरेट टैक्स प्लस रिटेन अर्निंग प्लस डिविडेंड। ठीक है। अब कई बारी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होता है, ओके, विच मीन्स प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। ठीक है, विच मीन्स प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। ओके, अच्छा जी, प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स। अब प्रॉफिट माइनस कॉर्पोरेट टैक्स है, और इससे अगर हम प्रॉफिट पे पहुंचना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? इट इज इक्वल टू प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। गॉट इट? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स प्लस कॉर्पोरेट टैक्स। और हमारी जो लास्ट चीज आती है दैट इज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड। तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या होती है? एक सेकंड, ठीक है, ये चीज मैं आपको न्यूमेरिकल करते हुए दोबारा भी समझाऊंगा, बट अभी के लिए बस इतना बता रहा हूँ कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दिया होगा तो आप उसमें टैक्स को ऐड कर दो तो आप इस प्रॉफिट तक पहुंच जाओ। ठीक है। अब ये लास्ट चीज मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, जो मैंने पहले सस्पेंस में छोड़ दी थी। अब इस मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का क्या मतलब? तो मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब क्या है कि देखो, आप में, हम में, जितने भी लोग बैठे हैं जनरली बिजनेसमैन फैमिली से बिलोंग करते हैं, बिजनेस फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो अब क्या होता है कि जब हम बिजनेस करते हैं और पैसे कमा के लाते हैं, वी आर मिडिल क्लास फैमिली, तो जब हम बिजनेस कमा के लाते हैं तो जनरली हमारी अपनी दुकान होती है। और जैसे एक बंदा है, उसकी अपनी खुद की दुकान, और वो अपनी खुद की दुकान पे जाके काम करता है। ठीक है, उसकी दुकान है, मान लो क्या कहते हैं, ग्रोसरी शॉप। वो बंदा सुबह जाता है, शाम को आता है, और मान लो वो पूरे महीने मेहनत करके 1 लाख रुपए कमा के लाता है, एग्जाम्पल। तो वो जो 1 लाख रुपए कमा के लाता है, एक वो बंदा खुद सोचता है कि मेरा 1 लाख का प्रॉफिट। एक लेमन से पूछे, वो भी कहता है 1 लाख का प्रॉफिट है, जिसको इकोनॉमिक्स की नॉलेज नहीं है। बट इकोनॉमिक्स कुछ और कहती है। इकोनॉमिक्स कहती है वो 1 लाख रुपए ला रहा है, पर वो 1 लाख रुपए प्रॉफिट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जिस इकोनॉमिक्स क्या कहती है कि 4 फैक्टर प्रोडक्शन होते हैं। फैक्टर प्रोडक्शन 4 होते हैं। कौन से होते हैं फैक्टर प्रोडक्शन 4? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर।
ठीक है, लैंड कमाता है रेंट, लेबर कमाता है वेजेस, कैपिटल कमाता है इंटरेस्ट, एंटरप्रेन्योर कमाता है प्रॉफिट। तो नॉर्मल लोगों को वो प्रॉफिट लगता है, बट वो प्रॉफिट नहीं है पूरा। उस 1 लाख रुपए में 30-40 हजार तो उस दुकान का रेंट है, जो उसे देना नहीं पड़ता। क्यों नहीं देना पड़ता? क्योंकि जगह उसकी अपनी खुद की। समझ रहे बात को? अगर वो शॉप अपनी ना होती और रेंट पे लेता तो रेंट देता 30-40 हजार रुपए, पर क्योंकि वो अपनी है तो वो 30-40 हजार रुपए बच जाता है। तो वो 30-40 हजार रुपए उस बंदे ने नहीं कमाए, उस लैंड ने कमाए, उस दुकान ने कमाए। तो उस दुकान की कमाई को अपनी कमाई मत कहो, क्योंकि आप घर पे सो भी रहे होते ना, तब भी वो 30 हजार रुपए कमा के दे रही थी, तो आपके बचे 70। फिर सर जनाब, जो आपके 70 हजार है उसमें आपने सुबह से लेके शाम तक नौकरी करी। आपने सुबह 9 बजे आके दुकान पे बैठे, रात को 9-10 बजे निकले, 12 घंटे की ड्यूटी करी, किसी और के यहाँ नौकरी करते तो आपकी लेबर, आपकी मेहनत के आपको 30 हजार मिलते। तो 70 में से 30 और निकाल दो, बचे 40। अरे भैया, जब बिजनेस कर रहे हो तो बिजनेस में पैसा लगा रखा है, वो पैसा खुद का लगाते हैं हम जनरली, जो मिडिल क्लास फैमिली है, लोन लेके बिजनेस हम कम ही करते हैं। तो वो जो हमने अपना पैसा लगा रखा है, वो पैसा अगर बैंक में होता तो ब्याज भी आता 10 हजार रुपए, मान लो 15 हजार रुपए, तो उसमें वो 15-20 हजार रुपए का इंटरेस्ट भी है, और जो बचा वो 20-25 हजार रुपए है, वो हमारा प्रॉफिट है। पर इन्हें ना अलग नहीं कर सकते, हम हिसाब नहीं लगा सकते रेंट कितना होगा, हमारी सैलरी कितनी होगी, इंटरेस्ट कितना होगा, फिर बचा हुआ प्रॉफिट कितना होगा। तो ये कंबाइंड आता है, तो इसे कहते हैं मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड, क्योंकि हम खुद ही लगे हुए हैं। अब जैसे देखो, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, चलो कुछ एक्सेल के बच्चे हैं, कुछ जेपीएस के बच्चे हैं। जो जेपीएस के बच्चे हैं, जिस इंस्टीट्यूट में पढ़ते हैं, वो मेरा खुद का इंस्टीट्यूट। तो एक तरफ से मेरे को क्या मिलता है एंड में? प्रॉफिट। बट यार, उसमें कुछ मेरी वेजेस भी तो हैं, क्योंकि अपने इंस्टीट्यूट में मैं भी तो एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ, एज ए चीजें मैनेज कर रहा हूँ, पैसा लगा रखा है, उसका इंटरेस्ट भी तो है, रेंट चलो मुझे देना ही पड़ जाता है। ठीक है, तो इट इज ऑल्सो मिक्स्ड इनकम। ये जो अब आपकी स्क्रीन पे पूरा दिख रहा है ना, दिस इज द फॉर्मूला। सर क्वेश्चन कैसा होगा, क्या होगा, नहीं होगा, ये कुछ मत बोलो। क्यों नहीं बोलो? क्योंकि अभी हम क्वेश्चन करेंगे जरूर। जब करेंगे तो धीरे धीरे सीखेंगे। सिर्फ एक फॉर्मूला लिखने से हमें सब कुछ नहीं आ जाता, फॉर्मूले को अप्लाई करने से हमें पता चलेगा क्या चीज कैसे होती है। तो अभी बस आप लोगों से एक विनम्र विनती है, एक बारी इसे देख के कॉपी करो, एक बारी बिना देख के कॉपी करो, एक बारी और कॉपी करना, 3 बारी फॉर्मूला लिखना। मुझे पता है थोड़ा दुख होगा, पर जो 3 बारी लिख लेंगे उन्हें आगे बहुत सुख होगा। ठीक है, चलो जी शुरू हो जाओ।